नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। मित्रों, मैं इस लेक्चर में आप सभी से डिस्कस करूंगा सामाजीकरण के बारे में। सामाजीकरण को हम लोग संपूर्णता में समाजशास्त्री नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी उसके डायमेंशंस हैं, जितने भी उसके आयाम हैं, प्रकार हैं, फंक्शंस हैं और टाइप हैं, उन पर बड़ी ही सरलता से समग्रता में बातचीत करेंगे। मित्रों, हमारे लेक्चर पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, हायर एजुकेशन के सभी स्टेट्स के एग्ज़ाम के लिए प्रभावी हैं। उनमें ये कारगर लेक्चर आपके लिए साबित हो सकते हैं। जब आप ये लेक्चर देख लेंगे तो उसके बाद आपको किसी भी प्रकार के अलग से मैटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना कोई बुक, ना कोई दूसरा वीडियो, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। सामाजीकरण। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं सामाजीकरण के बारे में, सामाजीकरण जब हम पैदा होते हैं उसके बाद जब तक हमें डेथ होती है, उसके बीच की पूरी प्रक्रिया है। और हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय, है ना, अलग अलग आयु में, अलग अलग अवस्थाओं में, है ना, हमारा सामाजीकरण होता रहता है। चाहे हम पैदा होने से लेकर और शमशान तक के बीच की पूरी प्रक्रिया है सामाजीकरण। अब जैसा कि बीयरस्टीड ने कहा है कि व्यक्तित्व बना बनाया नहीं मिलता। अब ये बहुत अच्छी कोटेशन है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बनी बनाई नहीं मिलती है, इसे डेवलप करना पड़ता है ना। तो ये कैसे डेवलप होता है? जैसे जैसे कहा जाता है कि कुम्हार घड़े को शेप देता है, उसी प्रकार से जो परिवार है और जो समाज है वो घड़े को शेप देता है, आकार देता है। यानी मान लो कि दो बच्चे हैं, एक ही माँ से जन्मे हैं, एक बच्चे को संस्कार अच्छे दिए गए हैं, मान लो दूसरा बच्चा खो गया है और वो किसी झुग्गी झोपड़ी वाले ने उसे पाया है और वो उसका पालन पोषण करे, तो सोचो उसका जो सामाजिकरण है उसका अलग स्तर है, उसका सामाजिक जो परिदृश्य है अलग है। तो जाहिर सी बात है उसका जो व्यवहार होगा वो डिफरेंट होगा। जबकि जो है लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली में जो सामाजिकरण होता है वो अलग होता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो भौतिक जगत है वो विचारों को प्रभावित करता है, कि जिस प्रकार के परिवेश में हम रहते हैं उसी प्रकार हमारी सोच विकसित होती है और उसी प्रकार से हमारी मानसिकता बनती है, और वही सामाजीकरण है। आगे बढ़ते हैं, किंग्सले डेविस के बारे में जानते हैं कि किंग्सले डेविस ने क्या कहा। चूंकि डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं, बुक्स भी पूछी जाती हैं, कंसेप्ट भी पूछे जाते हैं, है ना, तो कंप्लीट बात करेंगे। कोई भी जल्दबाजी में नहीं लेक्चर बना रहे हैं, हम आराम से एक ही वीडियो में पूरा फिनिश करते हैं। किंग्सले डेविस कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी के रूप में ढाला जाता है, यही सामाजीकरण है। अब नवजात शिशु के रूप में कहने का आशय क्या है? मैंने बताया कि पालने से लेकर शमशान तक के बीच का सामाजीकरण है। तो यानी कोई बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे वो देख कर सबसे पहले वो एक संवेगात्मक स्तर पर देखता है कि कैसे, जब बच्चा रोता है तो उसको दूध मिलने लगता है, तो वो जानता है कि हम रोएंगे तो हमें दूध मिलेगा या हमारी नीड्स को पूरा किया जाएगा। उसी तरीके से बच्चा जब बड़ा होता है तो यहाँ बड़ा फ्रायड का कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़ा प्रभावी है। फ्रायड एक बहुत दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब बच्चा अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है तो वो एक तरीके से आई कैप्चरिंग करता है, जैसा दूसरे कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से करता है, और बहुत ही संवेगात्मकता से उस चीज को देखता है। अगले लेक्चर पर अगले डेफिनेशंस पाते हैं। हेरा लंबोस की डेफिनेशन है। इन्होंने कहा कि सामाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है, अपने समाज की संस्कृति को सीखता है। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति जीवन जीने का ढंग है, कल्चर ऑफ लाइफ है ना। तो जैसे मान लो कोई भारत में रह रहा है तो जाहिर सी बात है उसका सामाजीकरण किस तरीके का होगा? उसका सामाजीकरण इंडोलॉजिकल होगा, भारतीय स्वरूप का होगा। जबकि कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा हो तो उसका सामाजीकरण कैसा होगा? हमारे समाज से कम 50% तो भिन्न होगा ही होगा। एकदम क्लियर। अब आते हैं विशेषताओं पर, बात करते हैं कि विशेषताओं के बारे में क्या कहा गया है। पहली विशेषता है आत्म का विकास, यानी कि सेल्फ
का डेवलपमेंट होता है। इसी को कूले कहते हैं, लुकिंग ग्लास सेल्फ, आत्मदर्पण का विकास, या सरल भाषा में स्व का विकास। व्यक्ति अपनी सचेतनता से या बच्चा अपनी सचेतनता से, एक्टिवनेस से वो चीज़ें सारी सीखता हुआ चलता है, तो आत्म का विकास होता है। फिर सामाजिकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था जब ऑप्शनल होता था कि सोशलाइजेशन क्या है, तो उसमें ऑप्शन एक था कि सोशलाइजेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्लियर? संस्कृति का हस्तांतरण होता है, बिल्कुल कल्चर का हस्तांतरण होता है। हम लोग अपने माँ बाप से, माँ पिता से, और हम अपने बच्चों को, और हमारे बच्चे अपने बच्चों को लगातार भारतीय संस्कृति, सभ्यता, जीवन शैली, दैनिक आचार विचार, अनौपचारिक संस्थाओं के बारे में बताते रहेंगे। उसी तरीके से हमारा जो संस्कृति है वो लगातार हस्तांतरित होती रहेगी। वही सामाजिकरण प्रक्रिया के माध्यम से ये होता रहता है। अगला है, यह सतत प्रक्रिया है, यानी कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। क्लियर? अगला, समय और स्थान सापेक्ष है, बिल्कुल सही है। जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था अमेरिका का कि समय और स्थान सापेक्ष है, यानी समय स्थान सापेक्ष तुलना। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे यूएस में कोई अनपढ़ लड़का भी वो इंग्लिश सीखता है। अब वो इंग्लिश सीखता नहीं है बल्कि उसे इंग्लिश आती है। उसी तरह से वो भारत में है। हम लोग उत्तर भारत में भले ही अंग्रेजी ना, हिंदी ना सीखें, लेकिन हमें शुरू से, बचपन से ही सिखाया जाता है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग, है ना। लेकिन कोई अमेरिकन अगर इंडिया आए तो उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, हिंदी सीखनी पड़ेगी। उसी तरीके से कोई भारतीय यदि अमेरिका जाए या भारत में ही जो है सीखना चाहे अंग्रेजी, तो अंग्रेजी सीखेगा। वो एक उसका जो है एक तरीके से फॉर्म होकर सीखेगा। वो उसको जो है उसकी सोशलाइजेशन में, यदि वो जो है उत्तर भारत से बिलोंगिंग करता है, तो वो शायद ना हो जब तक उसकी स्कूलिंग वगैरह में शामिल ना हो। अगला, समाज से पृथक्करण हानिकारक है, बिल्कुल ठीक है। अब बढ़ते हैं सामाजिकरण के उद्देश्य के बारे में। सामाजिकरण के उद्देश्य क्या क्या है? तो पहला उद्देश्य है ब्रूम एंड सेल्जेनी के अनुसार, ये बहुत जरूरी होता है कि किस थिंकर ने क्या कहा है। समाजशास्त्र पढ़ने का आशय ही फ्रेंड्स यही होता है। तो ब्रूम एंड सेल्जेनिक पहला बताते हैं, कहते हैं, पहला उद्देश्य बताते हैं कि आधारभूत नियमबद्धता का विकास होता है, यानी कि बेसिक कानून, रूल एंड रेगुलेशन आप सीख जाते हैं समाज में रहने के, कि हमें किससे कैसे बातचीत करनी है, हमसे छोटे से बड़े कैसे बात करनी है, हमें अपने बड़े से कैसे बात करनी है, टीचर से कैसे बात करनी है ना। अलग अलग नेटिव्स के साथ, अलग अलग रिलेटिव्स के साथ ये समाज में औपचारिक संस्थाओं में जाकर कैसे बात करना है। अब पता लगा अनौपचारिक संस्थाओं में औपचारिक व्यवहार नहीं चलता और औपचारिक संस्थाओं में अनौपचारिक व्यवहार नहीं चलता, तो दोनों हम अलग अलग बेसिक चीज़ें सीखते हैं। अगला, आकांक्षाओं की पूर्ति, बिल्कुल समाजीकरण द्वारा आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई करता है तो जाहिर सी बात है ना केवल एक अच्छा इंसान बनता है, बल्कि अच्छे, वो आईएएस हो सकता है, वो प्रोफेसर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो आकांक्षाओं की पूर्ति भी संभव है कि आप जैसे किसी पर्सनैलिटी को के जैसा बनना चाहते हैं, आप मान लो बनना चाहते हैं हीरो, तो आप वैसा सामाजिकरण अपना करें तो आप हीरो हो सकते हैं। अगला, सामाजिक भूमिका को सीखना। सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा ही हम अपनी सामाजिक भूमिका को सीखते हैं, यानी कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी सामाजिक भूमिका किस किस रूप में होती है। जैसे मान लो बहन है तो साथ में जो है बहन के भाई हुए, इनकी शादी हो गई तो मामा हो गए, है ना। हम अपनी शादी हो गई तो जो है पति हो गए, फिर पिता भी हुए, फिर दादा भी बन गए। तो लगातार क्या है, सामाजिक भूमिकाओं को लगातार आप सीखते चलते हैं।
अगला क्षमता का विकास। समाज में जब आप रहते हैं, समाज में आप विभिन्न प्रकार की मतलब जो है बातें सीखते हैं, कुछ निगेटिव, पॉजिटिव और तमाम प्रकार से आप तनाव में आते हैं, टेंशन में आते हैं जब आप प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं, है ना, प्रेशर में हो रहते हैं। तो ये क्या है, हर प्रकार से हर अच्छी बुरी परिस्थिति में को हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। तो ये सब कैसे संभव है, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा संभव है। स्कूल जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो लगातार आप सीखते चलते हैं। अब बात करते हैं समाजीकरण के सोपान के बारे में, सोपान के बारे में यानी हायरार्की के बारे में, संस्तरण के बारे में। एच.एम. जॉनसन का जो है के अनुसार देखते हैं। एच.एम. जॉनसन के अनुसार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वो सबसे पहली अवस्था बताते हैं, वो कहते हैं मौखिक अवस्था, जहाँ बच्चा स्तनपान करता है। दूसरी अवस्था है शौच अवस्था, जहाँ बच्चा अपने जो है जीवन को आगे बढ़ाता है और जो नित्य क्रियाएं हैं उनको सीखता है। तीसरा है ज्ञान की अवस्था, जहाँ बच्चा अपना अनौपचारिक और औपचारिक ज्ञान धीरे धीरे प्रारंभ करता है और ये सब कुछ समाज करवाता है। वो खुद सीखता है लोगों को देखकर और समाज भी सिखाता है। वो सबसे पहली यह प्रक्रिया शुरू होती है परिवार से। तादात्म्यकरण की अवस्था यानी कि एक तरीके से एडजस्ट करना या संबद्ध स्थापित करना, संबद्धता, यही है तादात्म्यता कि यानी कि आप अपनी स्थिति और परिस्थिति, पर्यावरण के साथ को समाज के साथ कैसे जोड़ते हैं, तभी आप एडजस्ट कर पाते हैं कहीं पर। तादात्म्य स्थापित करना ही, यानी कि आपका कोई फ्रेंड कैसे बनेगा, जब वो आप और वो एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि या कहने के मतलब है एक ही प्रकार के जो है सामाजिकृत जो है पृष्ठभूमि से आते हों, तब ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग बनती है। अगला है पहचान की अवस्था। जब आप बड़े होते हैं तो उसके बाद आपका एक आइडेंटिटी हो जाती है ना, तो ये पहचान की अवस्था है। अगला है आगे फिर जब और बड़े होते हैं तो स्वार्थ, हित, लालच, यानी कि यहाँ पर आपका जो वो है व्यक्तित्व है थोड़ा सा और ज़्यादा जब बढ़ता है, निखरता है ना, तो यह परिवर्तित होता है विभिन्न प्रकार की स्थितियों में। जिस प्रकार से आपका सामाजिकरण हो रहा है उस प्रकार से आप होंगे। अभी स्वार्थ क्या है, स्वार्थ पॉजिटिव भी होता है और यह निगेटिव भी होता है। यानी ये भी सही है कि आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आप, ये आपका स्वार्थ है, लेकिन आप साधन साध्य में गलत तरीका नहीं अपना रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप गलत तरीका अपना रहे हैं तो दिक्कत है। आपके हित क्या है, आप अपने इंटरेस्ट को जानते हैं कि हमारे हित किन बातों में निहित है। आप उस तरीके के लोगों से, उस तरीके के समूह से, उस तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट से, उस तरीके के स्कूल कॉलेज से, उस तरीके की संस्थाओं से आप जुड़ते हैं, है ना। और लालच की अवस्था, ये भी समाज में आपको सामाजिकरण द्वारा ही सीखने को मिलती है और ये सारी चीज़ें हैं प्रौढ़ावस्था में। फिर अगला है विरक्त की अवस्था, ये एक तरीके से वृद्धावस्था में होता है ना। जब आप अपनी सभी जो है फंडामेंटल जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर लेते हैं तो आप विरक्त की अवस्था में आते हैं। अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपकी समाज के प्रति हैं, परिवार के प्रति हैं, पत्नी बच्चों के प्रति हैं, वो निभा चुके होते हैं, तो आप विरक्त हो रहते हैं। जाहिर है यहाँ तक एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सिद्धांत पर आते हैं। सामाजिकरण के विभिन्न सिद्धांतों को बड़ी सरलता से समझेंगे, इत्मीनान से लेक्चर को देखिए। हर्बर्ट ब्लूमर, जो कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड के शिष्य थे, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत से क्या आशय है, यानी कि हम जैसा बनना चाहते हैं या हम समाज से जो जो चीज़ें सीखते हैं वो सब कुछ अनुकरण करना है, सीखना है, लर्निंग है। फिर प्रशिक्षण, कुछ चीज़ें तो हम जो है सीखते हैं प्रत्यक्ष रूप से और कुछ चीज़ें सीखते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, और हम दोनों का अनुकरण कर रहे होते हैं। और वही ट्रेनिंग की बात आती है, ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की बात आती है। तो प्रशिक्षण में हम क्या करते हैं, हमारा प्रशिक्षण न केवल समाज करता है
बल्कि हम जितने भी औपचारिक संस्थाओं से जुड़ते हैं, औपचारिक संस्थाओं से जुड़ते हैं, वो भी हमारा प्रशिक्षण करते हैं। जैसे IAS हो गए तो वहाँ जो है मसूरी में ट्रेनिंग लिया, प्रवक्ता हो गए, है ना, या B.Ed आप कर रहे हैं मान लो तो आप उसकी टीचिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो ये सब कुछ आपको प्रशिक्षण समाज के औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं करते हैं। इसमें सहानुभूति और सुझाव भी एक कंसेप्ट है, यानी कि आप जो सहानुभूति और जो सुझाव है, ये दो अहम तत्व हैं। ये भी दोनों समाज से ही आप सीखते हैं, समाज को देखते हैं, अपने अनुभव के हिसाब से आप सुझाव देते हैं और या आपको सुझाव दिए जाते हैं। और सहानुभूति, इम्पैथी, सिंपैथी, है ना, ये सब चीज़ें समाज के अंग हैं, इंसान के अंदर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जब समाज में इंसान पॉजिटिव ढंग से चीज़ें करता है तो उसमें ज़्यादा एम्पैथी, सिंपैथी होता है। आगे बात करते हैं, चार्ल्स हर्बर्ट कोले की राय देखते हैं कि चार्ल्स हर्बर्ट कोले ने क्या कहने की कोशिश की है। चार्ल्स हर्बर्ट कोले का कंसेप्ट है, पहला है सहयोग, और ये चारों याद रखने हैं। पहले तो जो आपके पीटी में तो जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए, सहयोग, प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड, ये चार चीजें हैं जो आपके समाजीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत शामिल होती हैं। कॉपरेशन, प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड, यानी जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, ये भी समाजीकरण के माध्यम से आएगा। बुरा काम, नकारात्मक तरीके से व्यवहार करेंगे समाज में तो आपको समाज दंड देगा, आप पर लेबल लगा देगा, जैसे चोर वगैरह ये सब कहना। अगला, प्रोत्साहन भी आपको मिलता है जब आप अच्छा काम करते हैं, अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो कुछ लोग भले आपको डायरेक्ट गिफ्ट न दें जैसे, लेकिन कहेंगे हाँ कि फला के लड़के ने या लड़की ने बहुत देखो अच्छा किया, बहुत अच्छा, और अच्छे से तैयारी करो और बेहतर IAS हो जाओ, इंजीनियर हो जाओ, प्रोफेसर हो जाओ, है ना, ये है, कोऑपरेट करते हैं। एक कंसेप्ट है हार्वर्ड बेकर का, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बेकर का, हार्वर्ड बेकर, उसे कहा जाता है लेबलिंग थ्योरी। लेबलिंग थ्योरी, है ना। लेबलिंग थ्योरी क्या है, जैसा आप व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से समाज आप पर टैग लगा देता है। जैसे चोर क्या है, किसी को चोर कहने लगना, वो क्या प्रतीक है कि वो चोरी करता है इसलिए उसको चोर कहा जा रहा है। गांव में अक्सर प्राइमरी टीचर को मास्टर साहब कहकर संबोधित करते हैं, इंटर कॉलेज के टीचर को मास्टर साहब कहकर संबोधित करते हैं, ये क्या है, ये लेबलिंग है। क्लियर। तो ये सब कैसे, अतिनीत चीजों से आती है। आगे बढ़ते हैं, आत्मदर्पण सिद्धांत, ये भी चार्ल्स हर्बर्ट कोले ने दिया है। लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत, स्व का सिद्धांत, है ना। जैसा समाज हमें देखता है वैसा हम अपने बारे में राय रखते हैं, डेट इज कॉल्ड लुकिंग ग्लास सेल्फ। यानी कि समाज जैसे हमें देखता है कि हम एक अच्छे इंसान हैं, है ना, कोई एक्स है अच्छा इंसान है, तो समाज की जो राय है उसे हम अपना समझते हैं। समाज एक तरीके का आईना है, मिरर है। क्लियर, एकदम सिंपल शब्दों में लुकिंग ग्लास सेल्फ, आत्मदर्पण का सिद्धांत। आपके पीटी में पूछा जाएगा कि आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया, आपका जवाब होगा चार्ल्स हर्बर्ट कोले। अब बात करते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड के बारे में। जॉर्ज हर्बर्ट मीड बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंकर हैं और जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में चार्ल्स हर्बर्ट कोले का बेहतर काम है, बल्कि इन्होंने एक तरीके से स्टार्टिंग की है और उसके बाद आपको जॉर्ज हर्बर्ट मीड फिर ब्लूमर के काम जो है बहुत पसंद आएंगे और इनको सबको थ्योरी में और डिटेल में क्लियर किया जाएगा। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, इनके पुस्तक का नाम है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की पुस्तक का नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जो बहुत बार पूछी गई है, आपको डायरेक्ट पता हो, माइंड, सेल्फ एवं सोसाइटी। अब ये दो कंसेप्ट देते हैं, एक कंसेप्ट है आई और दूसरा है मी, यानी मैं और मुझे। आई क्या है बेटो मित्रों, आई है व्यक्ति दूसरों द्वारा या दूसरों के प्रति जो
किया जाने वाला जो व्यवहार है उसी को कहा जाता है आई। यानी कि आप दूसरों के प्रति जो व्यवहार करते हैं वो जो है आई के अंतर्गत आता है। जबकि मी क्या है, मुझे क्या है, मुझे है व्यक्ति के द्वारा दूसरों के प्रति किए गए व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया जो आती है वो मुझे है। अब ये जो आई और मी है, इन दोनों में जो अंतर है कुछ इस तरीके से होता है कि जो दोनों का जो दोनों में अंतः क्रिया होती है तो व्यक्ति का समाजीकरण और ज्यादा अच्छा होता है। क्लियर? यानी कि मेरे बारे में लोग क्या राय रखते हैं और मुझे का मतलब है मैं लोगों के बारे में क्या राय रखता हूं। जब ये दोनों आइडिया और मिक्सअप हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा एक तरीके से अंतः क्रिया बेहतर स्वरूप में विकसित हो पाती है। आगे बढ़ते हैं सिगमंड फ्रायड के शब्दों में। तो सिगमंड फ्रायड ने इड, ईगो, सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया है। इड, ईगो, सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया है ना। इद, अहम, परा अहम का सिद्धांत दिया है। आपको ये रट लेना है। किसका है? फ्रायड का, सिगमंड फ्रायड का कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है जेम्स का अनुकरण का सिद्धांत। ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है, ये भी बहुत जरूरी है। अनुकरण का सिद्धांत, यानी अनुकरण का सिद्धांत क्या है? आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों का आप अनुकरण करते हैं। जैसे आजकल मुन्ना भैया बहुत लोग बन रहे हैं, एक तरीके का निगेटिव सोशलाइजेशन कर रहे हैं अपना। मिर्जापुर वाले, मिर्जापुर वेब सीरीज, एक व्यक्ति जो है आईएएस बनना चाहता है तो कुछ ऐसे जो उसके आईएएस पसंदीदा हैं उनके जैसा अनुकरण करता है। कोई बहुत अच्छे सोशियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर को बहुत पसंद करता है, उनके जैसा बनने की कोशिश करता है, सोचता है मैं उतने ज़्यादा प्रभावी, उतनी अच्छी मेरी थ्योरी हो, उतना अच्छा मैं टीचर बन सकूं। तो क्या अनुकरण है? जेम्स ने कंसेप्ट दिया है अनुकरण का, ये एकदम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सामाजीकरण के अभिकरण के बारे में जानते हैं कि सामाजीकरण के जब हम करें तो उसमें कौन कौन सी एजेंसी सहायक हैं, कौन कौन से अभिकरण हमारे सामाजीकरण में सहायक हैं। तो चार्ल्स हर्बर्ट कूले ने प्राथमिक समूह को बहुत इंपॉर्टेंट दी थी। उनका मानना था कि जो प्राथमिक समूह है वो बहुत ही सहायक है ना। इसे देखते हैं, वो क्या कहते हैं? परिवार मानव व्यक्तित्व की नर्सरी है। और परिवार क्या है? प्राथमिक समूह है। एकदम क्लियर, परिवार मानव व्यक्तित्व की नर्सरी है। और परिवार को मैंने कई बार बताया है, ये क्या है? प्राथमिक समूह है। क्लियर? ये कोटेशन डायरेक्ट आपको याद रखना है, मानव व्यक्तित्व की नर्सरी है। फिर ये तीन शब्द बेसिकली ज्यादा प्रभावी हैं इनके, क्रीड़ा समूह यानी खेल समूह यानी मित्र मंडली, तीन शब्द इसके लिए हैं। फिर पड़ोस यानी नेबर्स, राज्य, शिक्षण संस्थाएं। अब ये दो चीजें जो हैं, राज्य और शिक्षण संस्थाएं। राज्य क्या है? यह भी एक अभिकरण है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, ये एक अभिकरण हुआ। क्लियर है? यहां से आप सभी प्रकार के, चाहे आप जो है पुलिस प्रशासन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, इत्यादि कानूनों को आपको फॉलो करना होता है। तो ये सब चीजें आपको राज्य बताता है कि आपको क्या नहीं करना है, जो अपराध की श्रेणी में आएगा। फिर है शिक्षण संस्थाएं। आप कोचिंग में पढ़ते हैं, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, वहां पर सोशलाइजेशन होता है। तो ये एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अवधारणा के स्तर पर। अवधारणा के स्तर पर सामाजीकरण को समझते हैं। पहली अवधारणा है वयस्क सामाजीकरण की। अब ठीक है, वयस्क सामाजीकरण, फिर है नकारात्मक सामाजीकरण, तीसरा है विसमाजीकरण, फिर
विसामाजिकरण 2 बार लिख दिया है, फिर पुनर्सामाजिकरण, फिर पूर्वाभासी समाजीकरण। अब वयस्क समाजीकरण क्या है कि एक वयस्क, एक एडल्ट का जिस प्रकार से समाजीकरण होता है ना, वो तमाम प्रकार की जो ऐसी जो है न केवल फिल्में बल्कि समाज में जो भी वैवाहिक जो संबंध है ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप से लेकर हर एक चीज़ तक जो लीगल है, जो उसकी एज ग्रुप में आती है उसको सीखता है, वो वयस्कता का उसका वयस्क समाजीकरण है। यहाँ पर जैसे 18 साल का कोई है तो वो जो है क्या कहते हैं बाइक चला सकता है ना, ये सब चीज़ें हैं। अन्य जो 21 साल के बाद है तो उसे और सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। नकारात्मक समाजीकरण क्या है मित्रों? नकारात्मक समाजीकरण का मतलब है किसी विलेन से प्रभावित होना, है ना, जैसे हर्षद मेहता जो इन्होंने जो है शेयर मार्केट स्कैम किया था, जैसे मुन्ना भैया टाइप समाजीकरण करना, इस तरीके की चीज़ें ये है। फिर है विस्व समाजीकरण, जिसका समाजीकरण जो मतलब खराब हो जाए, मतलब जो समाजीकरण जिसका ना ठीक से हो पाए या हुआ हो बाद में बर्बाद हो जाए तो उसे विसमाजीकरण कहते हैं। फिर पुनर्सामाजीकरण, पुनर्सामाजीकरण से आशय है जैसे कोई व्यक्ति जेल गया है और वापस वहां से निकला है और अब वो फिर एक जो है सामाजिक व्यक्ति बनना चाहता है, फिर अपनी इमेज को अच्छा करना चाहता है, पुनः अपनी चीज़ों को ठीक से सीखेगा, तो ये हो जाता है पुनर्सामाजीकरण। फिर पूर्वाभासी समाजीकरण, यानी कुछ ऐसे पद परिस्थितियां आपको मिलती हैं जिनका पहले से आप समाजीकरण करते हैं, जैसे IAS होना, पति होना, है ना, इत्यादि पद, प्रोफेसर होने का, टीचिंग सीखना, है ना, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना, ये सब कुछ क्या है? पूर्वाभासी समाजीकरण। आप पहले से उसका अभ्यास करके चलते हैं। अगला है राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण का कंसेप्ट किसने दिया है? डॉसन एवं प्रविट ने दिया है। डॉसन एवं प्रविट ने दिया है, ये आपको याद रहना चाहिए। इसके अंतर्गत क्या है मित्रों? डॉसन एवं प्रविट ने दिया है, ये याद रहे। इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, उसमें इन्होंने बताया है। अब हम लोग जानते हैं राजनीतिक समाजीकरण क्या है। एक तरीके से देखो, मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे राज्य की जिम्मेदारी है, बल्कि DPSP में भी ये बात है कि वो जनता का राजनीतिक जो है पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बताए, राजनीतिक संस्कृति के बारे में बताए, और उसे जागरूक करे, मुद्दों के बारे में बताए, ये उसको जनता उसको मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति कैसे रिस्पॉन्सिबल करवाना है, वो चीज़ें बताए। ये सब राज्य की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है ना। किसे वोट करेगा, कैसे वोट करेगा, क्यों वोट करेगा, तार्किक आधार उसके क्या है, पार्टी के मुद्दे क्या है, वो सब कुछ। अब इसके अभिकरण क्या है, एजेंसीज क्या है? कोयलनाफ ने बताया है। कोयलनाफ कहते हैं, ये समाजशास्त्री हैं, याद रखिए, पूछेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। कोयलनाफ कहते हैं कि परिवार, राजनीतिक दल, ये दो अहम तत्व हैं समाजीकरण के, राजनीतिक समाजीकरण के। मान लो जैसे राहुल गांधी टाइप आदमी, राहुल गांधी क्या है, इनका सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी या ना, ये लोग जो है मतलब एक तरीके से इनकी फैमिली पॉलिटिक्स है, तो इनके परिवार में लोगों का पहले से राजनीतिक समाजीकरण कहीं हम लोगों से, आम इंसान से ज़्यादा बेहतर हुआ होता है। फिर राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों में जैसे जो लोग नेता बनते हैं, छोटे स्तर से काम शुरू करते हैं, ब्लॉक स्तर से, ग्राम पंचायत के स्तर से काम शुरू करते हैं और आगे वो बढ़ते हैं, एक राजनीतिक दल के बड़े लीडर बनते हैं, विधायक, सांसद बनते हैं, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं, है ना। तो ये पॉलिटिकल राजनीतिक दलों में भी समाजीकरण होता है, वहाँ आपको लगातार ट्रेनिंग मिलती है, सीखते हैं, आप चीज़ें करते हैं। फिर रॉस क्या कहते हैं? रॉस के अनुसार देखते हैं, वो कहते हैं बालकों का राजनीतिकरण शब्द प्रयोग करते हैं। बालकों का राजनीतिकरण किस रूप में वो देखते हैं? कहते हैं परिवार में होता है और शिक्षण संस्थाओं में होता है। मान लो कि किसी कैंडिडेट ने MA में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ले रखी थी, तो उसको पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, है ना, ये सब कहीं ज़्यादा राजनीतिक दलों के बारे में, उनके उद्विकास के बारे में, उनके जो उनका कोर कंसर्न क्या है, वो किस प्रकार जनता को अट्रैक्ट करते हैं,
वो कैसे जो है अपने जो है आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, कॉकस क्या है, अनेक देशों में जो राजनीतिक स्वरूप कैसे है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे उद्भव होती हैं, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, आचार संहिताएं क्या हैं, वो सब कुछ पता लगा कि वो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के अंतर्गत वो सीख लेता है। तो शिक्षण संस्थाएं उसके लिए जो है ये काम करती हैं। अगला है रॉस के अनुसार वयस्कों का राजनीतिक सामाजिकरण। वयस्कों का राजनीतिक सामाजिकरण, तो जैसे व्यावसायिक समूह है, धर्म है, जाति समूह है, ये सारी संस्थाएं व्यक्ति का राजनीतिक जो है सामाजिकरण करती हैं। अब बात करते हैं मित्रों जो है कारक के बारे में, फैक्टर्स, कि वे कौन से कारक हैं जो राजनीतिक समाजीकरण में के लिए जिम्मेदार हैं। तो पहले डॉसन बताते हैं कि 3 कारक हैं। पहला कारक है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक तो उसमें वो 3 बातें बताते हैं। वो कहते हैं एज, आयु, लिंग और शिक्षा, ये अहम चीजें हैं राजनीतिक समाजीकरण के लिए। आयु, लिंग, शिक्षा, क्लियर। फिर मनोवैज्ञानिक कारकों पर आते हैं, साइकोलॉजिकल कारक पर आते हैं। तो सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, इन तत्वों को लेते हैं। वो कहते हैं सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, ये तीनों जरूरी हैं समाज के लिए। मैंने पहले सहयोग संघर्ष का लेक्चर ले रखा है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल पर। फिर आर्थिक कारक पर आते हैं, उसमें निर्धनता की संस्कृति और संपन्नता या व्यावसायिक राजनीति के बारे में आप सीखते हैं। जैसे ऑस्कर लेविस ने शब्द प्रयोग किया निर्धनता की संस्कृति या गरीबी की संस्कृति, है ना। तो जो व्यक्ति गरीब है उसी खास कल्चर में वो जो है रहने लगता है, उसका समाजीकरण उसी परिवेश में होता है ना। वहीं संपन्न व्यक्ति क्या क्या है, जैसे मान लो कि मुकेश अंबानी है, उनकी बेटी है, बेटा है, उनका सोशलाइजेशन कैसे हुआ होगा, बहुत ही अच्छा, दमदार, वो काफ़ी ऊंची थिंकिंग अप्रोच, सोच रखना, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की जो है अप्रोच डेवलप करना। जबकि गरीब आदमी क्या है, वो सब अपनी दैनिक रोजी रोटी से ही तंग है, परेशान है, वही नहीं जुटा पा रहा है, तो उसका अलग प्रकार से सोशलाइजेशन होता है। और वही व्यावसायिक राजनीति, व्यावसायिक राजनीति से क्या है कि व्यवसाय के जो है व्यवसाय की चालें सीखना, व्यवसाय में कैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा लानी है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है, ये सब कुछ सीखना व्यावसायिक संस्कृति का एग्जाम्पल है, व्यावसायिक राजनीति का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, वाइंड अप की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सामाजीकरण के प्रकार के बारे में जानते हैं। सामाजीकरण के प्रकार, तो मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रूम और सेल्जेनिक का कंसेप्ट है। ब्रूम एंड सेल्जेनिक का कंसेप्ट है। वो 2 टाइप प्रयोग करते हैं। पहला है दमनकारी समाजीकरण, जैसे माँ बाप खूब पिटाई करते हैं बच्चों के कि ठीक से पढ़ो, सही से रहो, सही से उनको डांट फटकार लगाना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, गलत पैसे बर्बाद नहीं करना, ये सब कुछ करते हैं। जबकि सहभागी समाजीकरण समाज केंद्रित समाजीकरण है, यानी जब आप समाज में मतलब जाते हैं, समाज के अंग बनते हैं, तो वहाँ पर परिवार, समाज का अंग कैसे बनेंगे आप, ये बनेंगे शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, कोचिंग इत्यादि, है ना। उसके बाद आपके मित्र मंडली बनेगी, समाज की जो तमाम एजेंसियां हैं उनसे आप जुड़ेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक, तब आपका वहाँ पर सामाजीकरण होगा और आप एक अच्छी पर्सनैलिटी सामाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से बन सकते हैं, एक मेच्योर परिपक्व इंसान बन पाते हैं। मेटा स्पेंसर क्या कहते हैं, ये हार्वर्ड स्पेंसर नहीं है, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया है। वो कहते हैं 2 प्रकार के समाजीकरण बताते हैं, पहला प्राथमिक और द्वितीयक। तो जैसे परिवार है, प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण है, सभी को एकदम क्लियर होगा ये चीज़। और जबकि द्वितीयक समाजीकरण में जैसे वो शिक्षण संस्थान, राज्य इत्यादि को शामिल करते हैं। अब बात करते हैं मित्रों इमाइल दरखाइम के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है थिंकर के साथ ही लेक्चर समाप्त हो रहा है। वो कहते हैं नैतिकता की शिक्षा प्रदान करना ही सामाजीकरण है। दुर्खिम के शिक्षा के बारे में राय ही मित्रों ये है कि शिक्षा को सदैव नैतिक होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, उसमें नैतिकता का तत्व होना चाहिए। इसलिए शब्द प्रयोग करते हैं नैतिकता की शिक्षा प्रदान करना सामाजीकरण है। और ये इनकी एक पुस्तक है सोशियोलॉजी
ऑफ फिलॉसफी एंड फिलॉसफी, उसमें अपने आइडिया को प्रस्तुत करते हैं सोशियोलॉजी ऑफ फिलॉसफी एंड फिलॉसफी में। तो इस तरीके से मित्रों ये सामाजिकरण पर आपको कंप्लीट जो है लेक्चर प्रदान कर दिया गया है। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप 7054161270 पर आपको मिल जाएगा। इसमें आप लोग कंप्रहेंसिव ढंग से पूरी तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। आप हमारे वीडियोस को पूरा कंप्लीट एक देखिए, पुराने सालों के पेपर से मिलाइए, आपको सभी प्रश्न हर एक टॉपिक पर हमारे एक वीडियो से प्राप्त हो जाएंगे। मैं बड़ी गंभीरता से, बड़ी सहजता से बताने की कोशिश करता हूं। आप लोगों में एक सोशोलॉजिकल अप्रोच भी डेवलप करता हूं, जिससे आप एक समाजशास्त्री नज़रिए से चीज़ों को समझ पाते हैं। यदि आप हमारे लेक्चर से जुड़ते हैं तो आप को 2500 रुपये फीस रखी गई है। यह फीस है आपकी पीजीटी के लिए और हायर एजुकेशन के लिए, जबकि नेट और जीआरएफ की फीस है 5000 रुपये, और ये 1 साल तक वैलिड है, 1 वर्ष तक के लिए वैलिड है, जिसमें आपको कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा इन्हीं लेक्चर्स की तरह। थैंक यू वेरी मच।